आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बेंगलुरु के एक प्रोफेसर के जबरदस्त डांस की भी है। देखिए। तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में ओणम त्योहार की रौनक दिखी। इस मौके पर यहाँ भक्ति, परंपरा और आनंद का संगम देखने को मिला। यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु जमा हुए और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ त्योहार का जश्न मनाया। सबने भगवान का आशीर्वाद लेने के साथ साथ एक दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं दी। वहीं मंदिर परिसर में कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था, जिनमें सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाएं, पुरुष और बच्चे झूले का आनंद लेते दिखे तो वहीं लड़कियों ने शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति दी। बाद में सबने मंदिर में पारंपरिक तरीके से प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कोयम्बटूर के अयप्पा मंदिर में भी इस खास मौके पर श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने बड़ी तादाद में पहुंचे। इस मौके पर भगवान का भी विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं मंदिर परिसर में फूलों की रंगोली से सजावट की गई। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोब्गे ने अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन किए और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। यहाँ उन्होंने रामलला की आरती उतारी और पुष्प अर्पित किए। इसके बाद चरणामृत प्रसाद ग्रहण किया। वहीं उन्होंने परिसर में बने अन्य मंदिरों में भी दर्शन पूजन किया। मंदिर में चल रहे विकास कार्यों को भी उन्होंने करीब से देखा। शेरिंग टोब्गे पहले ऐसे विदेशी प्रधानमंत्री हैं जो श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हैं। राम मंदिर परिसर में उन्होंने करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया। यूपी के मुरादाबाद में छात्रों ने शिक्षक दिवस के मौके पर अनूठी रंगोली बनाई। बास्केटबॉल ग्राउंड जितने एरिया में बने इस विशाल रंगोली में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर बनाई गई और उनकी जयंती के मौके पर छात्रों ने शिक्षक दिवस की शुभकामना का संदेश भी दिया। जयपुर के RIC यानी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में चल रही बिहार की लोक कला प्रदर्शनी वैदेही सीता दर्शकों को आकर्षित कर रही है। यहाँ मधुबनी, टिकुली, मंजूषा, सूजनी और एप्लिक जैसी बिहार के पारंपरिक लोक कलाओं के जरिए सीता के जीवन के विभिन्न चरण, जन्म, विवाह, वनवास, हरण और अशोक वाटिका जैसे प्रसंगों को भावपूर्ण ढंग से उकेरा गया है। कुल 35 प्रख्यात कलाकारों की कृतियों से सजी इस प्रदर्शनी में 4 पद्मश्री से सम्मानित कलाकार के अलावा कई राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार प्राप्त रचनाकार भी यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। इसमें देवी सीता को केवल देवी स्वरूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील स्त्री, स्नेही पुत्री, समर्पित पत्नी और सहज सखी के रूप में भी दर्शाया गया है। न्यूज पथ में अब बात गणेशोत्सव की, जिसका आज 10वां दिन है और अब यानी कि कल गणपति बप्पा की विदाई हो जाएगी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। उससे पहले हम आपको गणपति की भव्य प्रतिमाओं के साथ ही आकर्षक गणेश पंडालों के दर्शन कराने ले चलते हैं। बप्पा के दिव्य रूपों और पंडालों की मनोरम झांकियां देखकर आप भी भक्ति के रंग से सराबोर हो जाएंगे। बाप्पा के प्रति ये आस्था का सैलाब है और हर तरफ बह रही भक्ति की बयार है। कहीं पूजा अर्चना चल रही है तो कहीं भव्य आरती की जा रही है। आम हो या खास, हर कोई गणपति दर्शन के लिए गणेश पंडालों में पहुंच रहा है। 10 दिनों तक की पूजा अर्चना के बाद अब बाप्पा को विदाई देने का समय बहुत ही पास आ चुका है। इसलिए 10वें दिन मुंबई समेत महाराष्ट्र के सभी गणेश पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। गणपति दर्शन के साथ साथ भक्तों को एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडालों को देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित साकिनाका का विघ्नहर्ता के दर्शन कीजिए। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार में बाप्पा की लगभग 36 फीट ऊंचाई की मूर्ति के दर्शन का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साकिनाका के विघ्नहर्ता के दरबार में सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आप खुद भी बप्पा का दर्शन करें। वाकई में बहुत ही बढ़िया बैलेंस के साथ बप्पा का निर्माण किया गया है। तारीफ करनी होगी मूर्तिकार प्रसाद कदम की, जिन्होंने इस तरह की प्रतिमा गणेश जी की बनाई है। देखिए, नागराज के ऊपर एक पैर पर गणेश जी
विराजमान है। बहुत ही ज़्यादा भव्य, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यही वजह है कि उपनगर मुंबई के सबसे ज़्यादा ऊंचे हाइट के गणेश जी की प्रतिमा इन्हें माना जा रहा है। देखें, बप्पा के सर पर जो मुकुट है, मुकुट में लक्ष्मी माई विराजमान देखी जा रही हैं। दाएं हाथ में गदा है, बाएं हाथ में कलश है और उसके नीचे जो हाथ है उसमें बप्पा ने कमल ले रखा है, शंख भी है। और जिस चीज़ की सभी को आवश्यकता होती है, शांति और लक्ष्मी यानी कि पैसा, धन की भी बरसात यहाँ पर हो रही है। अब ज़्यादा क्या ही करे, कुछ समय और है। जितने जल्दी हो सके अपने घरों से निकलिए, इस तरह के पंडालों में आइए और बप्पा का आशीर्वाद लीजिए। अपने 41वें साल में प्रवेश कर चुका ये गणेश मंडल बाप्पा के आगमन से लेकर विसर्जन तक में डीजे और गुलाल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फूलों की बरसात के साथ ये मंडल गणपति का विसर्जन करेगा। अब आप महाराष्ट्र के चंद्रपुर के इस भव्य गणेश पंडाल के दर्शन कीजिए, जहां बाप्पा एक विशेष संदेश देते नजर आ रहे हैं। यहाँ के श्री नवयुवक बाल गणेश मंडल पंडाल में गणपति के साथ ही मूसक को भी आकर्षक रूप से नदियों को स्वच्छ रखने का संदेश देते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो झांकी बनाई गई है, ये एक विशेष झांकी है। नदी यहाँ बनाई गई है, नदी से प्रकट हो रहे हैं ये बाप्पा है और बाप्पा अपने भक्तों को संदेश दे रहे हैं स्वच्छ नदी का। मतलब बाप्पा का कहना है कि नदी को आप माँ मानते हो तो कचरा जो है नदी में न फेंके, गंदा पानी न फेंके, कूड़ा कचरा नदी में न फेंके और नदी को साफ सुथरा रखे। बाप्पा की आकर्षक मूर्ति है। बाप्पा नदी में फेंका हुआ कचरा इस महिला को वापस देते हुए यहाँ पे एक झांकी बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाप्पा तो है, बाप्पा के साथ में मूषक भी यहाँ पर तैयार किया गया है। नाव में सवार ये जो मूषक है वो भी लोगों को बेहद आकर्षित कर रहा है। चंद्रपुर के इस गणेश पंडाल में बनाई गई झांकियां लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं। इसके जरिए वाटर हार्वेस्टिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अंधश्रद्धा निर्मूलन, सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने से लेकर बुरी आदतों से बचने जैसे संदेश दिए गए हैं। विशेष बात यह है कि इन झांकियों को देखने के लिए 120 फीट लंबी गुफा में प्रवेश करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आक्रामक बाघ की एक विशाल तस्वीर यहाँ लगाई गई है। इसी के ये मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाई गई है। यहीं से होते हुए आपको इस गुफा के अंदर प्रवेश करना है और भक्तों को यहीं से एक रोमांचक अनुभव यहाँ पर शुरुआत में ही मिलता है। इसके बाद हम अभी चलते हैं इस गुफा में। इस गुफा में और भी कई जन जागृति को लेकर कई झांकियाँ बनाई गई है। ये पूरी 120 फीट की गुफा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कई तरीके के यहाँ पे भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय पक्षियों को लेकर, भारतीय फूल को लेकर, भारतीय एनिमल को लेकर यहाँ पे कई सारे पोस्टर्स फिलहाल शुरुआत में यहाँ लगाए गए हैं। इस गुफा को पार करके बाप्पा के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से झांकियाँ बीच बीच में बनाई गई हैं। ये वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर विशेष संदेश, जन जागृति यहाँ पर भक्तों में की जा रही है। अंधश्रद्धा को खत्म करो ऐसा संदेश यहाँ पर इस झांकी के माध्यम से बाप्पा के भक्तों को इस पंडाल के माध्यम से दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, भ्रूण हत्या मत करो, ऐसा एक विशेष संदेश भी यहाँ पर बाप्पा के इस पंडाल में दिया जा रहा है। यहाँ पे ये जो पोस्टर देखिए किस तरीके से शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो पूरा पंडाल है, इस तरीके से यहाँ पर कई सारे जन जागृति को लेकर बाप्पा के भक्तों को यहाँ संदेश दिए गए हैं। अब अमरावती की ही ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पूर्व सांसद नवनीत राणा जवाहर नगर स्थित अष्टविनायक गणेश पंडाल में बाप्पा के दर्शन के लिए पहुंची और यहाँ भक्ति की धारा बहते देखकर वो खुद को रोक नहीं सकी और ढोल पथक के साथ ढोल बजाने लगी। अब इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ अभिनेत्री रवीना टंडन किस तरह भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। पुणे के श्रीमंत बाबू साहेब रंगारी गणपति मंडल के पंडाल में पहुंचकर रवीना ने पूजा अर्चना के साथ पूरे भक्ति भाव से बाप्पा की आरती उतारी। आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आज यहाँ आकर दर्शन किए। मैंने सबकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। आज जो पंजाब में भी हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, हमारे दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, उसके लिए आज मैं सभी पंडालों से भी प्रार्थना करती हूँ कि जो हमारे पंडालों के तरफ से हमारे दूसरे स्टेट्स को थोड़ा बहुत अगर हम सपोर्ट करें या हमारी मदद पहुँचे तो बहुत ही अच्छा हो। पूरा महाराष्ट्र गणपति भक्ति में डूबा हुआ है।
अब अकोला के लाल बाग का राजा के दरबार में जब भव्य आरती हुई तो हर एक भक्त उसमें लीन नजर आए। अकोला में कई ऐसे गणेश पंडाल हैं जो लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है श्री शिवाजी गणेश उत्सव मंडल का पंडाल, जहां इस बार वाराणसी के गंगा घाट की भव्य झांकी सजाई गई है। हम फिलहाल है पुराना शहर के शिवाजी गणेश उत्सव पंडाल में, जहां पर इस पंडाल ने एक ऐसी झांकी बनाई है जो सभी का आस्था का केंद्र है। वाराणसी के गंगा के घाट का ये दृश्य यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हो कि बीचों बीच गणपति बापा जो है विराजे है और उसके दोनों ही ओर जो है गंगा किनारे के जो सभी घाट है, मुंशी घाट है, भोसले घाट है, प्रयाग घाट है, ये सभी घाटों का यहाँ पर निर्माण किया है। और बीचों बीच इस गंगा नदी में जो एक मन्नत का हंडा जो है यहाँ पर रखा गया है। तो इस गणपति पंडाल में जो है इस घाट को देखने के लिए, वाराणसी के गंगा किनारे के घाट देखने के लिए लोगों का तांता यहाँ पर लगता नजर आ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम जैसा दृश्य पंडाल में तैयार किया गया है, जहां आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। जहाँ रामचरितमानस रचा गया वो घाट हमने इस बार बनाया हुआ है। जहाँ स्वयं तुलसीदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ का आज अनुभव अकोलेकर को देने का आज प्रयास किया है हमने। इन आकर्षक पंडालों के दर्शन के साथ ही अब मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर पूरे विधि विधान से बापा को विदाई दी जाएगी। विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं। सुबह 7:36 से 9:10 का समय विसर्जन के लिए शुभ है। इसके बाद दोपहर 12:19 से शाम 5:02 का मुहूर्त है। फिर शाम 6:37 से रात 8:02 तक। उसके बाद रात 9:28 से देर रात 1:45 तक विसर्जन का मुहूर्त है। इसके बाद अगले दिन सुबह 4:36 से सुबह 6:02 का समय शुभ बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक यहाँ 6,600 सार्वजनिक गणेश पंडाल और 1.5 लाख घरगुती गणपति हैं, जिनका विसर्जन होना है और इसे अच्छी तरह से संपन्न कराने के लिए मुंबई पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के जुहू बीच पर और यहां पर बड़े बड़े मंच महानगर पालिका यानी कि बीएमसी द्वारा बनाए गए हैं, जहां पर उनके अधिकारी बैठेंगे और उनकी कड़ी नजर न केवल बड़े बड़े गणेश पंडालों पर होगी बल्कि गणेश भक्तों पर भी होगी। बहन मुंबई महानगर पालिका ने पहले ही ये बात साफ कर दी है कि 6 फीट के ऊपर की ही गणपति इस तरह से समुद्रों में आकर के विसर्जित की जा सकती है। उन्हें से छोटी जो गणेश जी की प्रतिमाएं हैं उन्हें कृत्रिम तालाब में ही विसर्जन किया जाना पड़ेगा। मिला जुला करके हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने और मुंबई पुलिस ने कमर कस ली है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, दिव्येश सिंह, पुणे से ओमकार बावले, चंद्रपुर से विकास राजूरकर, अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पुणे शहर की। मुंबई की तरह पुणे में भी हर साल गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। पुणे में भी कल गणपति विसर्जन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। पुणे पुलिस ने गणपति विसर्जन की तस्वीरें और वीडियो बनाने और शेयर करने पर पाबंदी लगा दी है। पुणे पुलिस के आदेश के मुताबिक 15 सितंबर तक गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की तस्वीरें और वीडियो शेयर नहीं किए जाएंगे। पुणे पुलिस ने ये पाबंदी इसलिए लगाई है ताकि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और शांति व्यवस्था बनी रहे। पुणे पुलिस की तरफ से ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। इसके साथ ही पुणे पुलिस ने इस साल होने वाले गणपति विसर्जन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार गणपति विसर्जन के लिए यात्रा की शुरुआत इस साल 2 घंटे पहले सुबह 9:30 बजे से हो जाएगी। यात्रा में शामिल ढोल ताशे, म्यूजिक सिस्टम और लोगों को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। पुणे पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक हर ढोल ताशा ग्रुप में केवल 60 सदस्य होंगे। हर गणेश मंडल में 2 ढोल ताशा ग्रुप ही हो सकते हैं और सबको तय समय के मुताबिक यात्रा में चलना होगा। पुलिस ने तय किया है कि हर मंडल को ढोल ताशा ग्रुप या फिर साउंड सिस्टम की ही अनुमति होगी, दोनों साथ नहीं जा सकते हैं। पुणे में गणपति विसर्जन आमतौर पर हर साल सुबह 11 या फिर 11:30 बजे से शुरू होता है, लेकिन इस बार पुलिस ने शांति व्यवस्था को देखते हुए इसे पहले शुरू करने का प्लान बनाया है।
पुणे पुलिस के आदेश को लेकर हमने शहर के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। पुणे पुलिस ने कहा है कि जब मूर्तियां विसर्जन होगी तो उसके बाद उसके फोटो ना निकाले जाए, उसका वीडियोग्राफी ना की जाए। क्या लगता है आपको? सही है। बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि गणपति विसर्जन होने के बाद जो डेकोरेशन का जो मटेरियल होता है और जो मूर्तियां होते हैं वो पानी में विसर्जित करने के बाद अपप्रचार होता है, गलतफहमी फैलाते हैं। लोग बोलते हैं कि इससे प्रदूषण बढ़ता है, ये होता है वो होता है। गणपति विसर्जन ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जो विधि है, गणपति बिठाने के बाद उसका विधिवत विसर्जन होना पार्थिव गणेश का, वो बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। पुलिस लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है वो बराबर है। होता है कि जब हम विसर्जन करते हैं तो गलती से कुछ टाइम वो मूर्ति का ये हो जाता है तो साइड में पड़ना, वो फिर ना कि अपमान होता है तो वीडियो निकाल के वो वायरल करते हैं। तो इंटेंशनली नहीं होता है इधर, तो अनइंटेंशनली होता है। इसलिए जो पुलिस प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है और हम सहमत है। पर्यावरण पूरक गणपति जो है ये अभी पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए किया जाता है और पुणे ये जो है विद्या का माहिर है, शैक्षणिक घर म्हणतो। तो ये जो पुणे में जो है यहाँ से गणेशोत्सव की शुरुआत हुई है। तो यहाँ का जो अभी जो आपने बताया कि जो फोटोज निकलते हैं, जब विसर्जन होता है तो हम भगवान से बड़े भक्तिभाव से हम भगवान को 10 दिन पूजते हैं और 10वें दिन उसका विसर्जन करते हैं। तो हमारी उसकी भावना जुड़ी हुई होती है। तो उससे हम ये सोचते हैं कि हम जब किसी को हम भावना से जुड़े हुए हम उसको भक्ति और श्रद्धा मार्ग से उसको विसर्जित करते हैं तो उसको बड़े सुकून आनंद से जाना चाहिए और उसके छायाचित्र निकाल के दिखाना ये गलत है। बहुत ही सही है, वैसा नहीं होना चाहिए। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या? क्योंकि वो विटंबना होती है गणपति की और कुछ मूर्तियाँ टूट जाती है तो वो अच्छा नहीं दिखता है दिखने के लिए। तो हमने ही ठीक तरीके से उसको विसर्जन करना चाहिए बाप्पा को। ये नदी में नहीं डालना चाहिए, वो जो टैंक होते हैं बाजू में सेफ्टी उसमें विसर्जित करना चाहिए गणपति, वो बहुत बढ़िया है। ठेस पहुँच ही जाती है ना ठेस, क्योंकि जब पानी कम हो जाता है तो उसका वो बॉडी पार्ट जो आपको दिखता है इधर उधर जाता है, पाँव के नीचे आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं है। वो तो पानी में वो डुबाना चाहिए और डिजॉल्व होना चाहिए। इसीलिए झाड़ू का कंपलसरी किया है ना वो लोगों ने। क्योंकि क्या होता है वो ठीक से मेंटेन नहीं होते, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, वो हाथ पैर टूट जाते तो श्रद्धा अपनी कम हो जाती है। तो बेटर है झाड़ू का तो पानी में कर दो या प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो डोनेट ही कर दो। अगले साल पेंट होके दोबारा आएगा और नदी भी अपनी स्वच्छ रहेगी, तो वैसे करना चाहिए। अगर सिर्फ मिट्टी का है तो आप विसर्जन कर सकते हो, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का दान करना चाहिए। तो हाँ दान करना चाहिए, क्योंकि रिसाइकल में दोबारा आ जाएगा वो, क्योंकि वो पिघलता नहीं है ना, तो प्रदूषण फैलता है। हाँ। दिवाली से पहले मिल सकती है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। इस साल मानसून सीजन में देश में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच औसत से 48% अधिक बारिश हुई है। इस दौरान देश भर में 75.2 मिलीमीटर वास्तविक बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 49 मिलीमीटर मानी जाती है। दिल्ली में इस साल अगस्त के महीने में इतनी बारिश हुई है कि एक दशक का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। IMD के मुताबिक इन राज्यों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में यमुना के सैलाब से आसपास के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के लिए NDRF जवानों को भी लगाया गया है। तस्वीरें कालिंदी कुंज इलाके की हैं। राहत बचाव के काम में बोट क्लब भी मददगार साबित हो रहा है। पिछले 3 दिनों में क्लब के गोताखोरों और सदस्यों ने करीब 2500 लोगों का रेस्क्यू किया है। बाढ़ में फंसे जानवरों को भी बचाया जा रहा है। बुराड़ी, बदरपुर, खादर गाँव, पुराना उस्मानपुर, पुराना गढ़ी, मेढ़ू गाँव, सिविल लाइन, गीता कॉलोनी, पुराना लोहा पुल, यमुना बैंक, जैतपुर, DND, गीता कॉलोनी, यमुना बैंक समेत कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। काफी समय से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन दिवाली और छठ पूजा से पहले चलाने की तैयारी चल रही है। रेलवे इसी महीने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चला सकता है। खबर है कि ये दिल्ली से पटना और दिल्ली से दरभंगा तक दौड़ेगी। आराम, गति और नई टेक्नोलॉजी के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लंबी और मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है।
ये नई ट्रेन देश में रेल यात्रा को और भी बेहतर बनाएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रेलवे ने गुड न्यूज दी है। रेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। पहली गुड न्यूज ये है कि 40 किलोमीटर लंबे बारामूला उरी रेल लिंक और 73 किलोमीटर लंबे काजीगुंड बडगाम खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि बारामूला उरी लाइन का विस्तार कमांड पोस्ट के पास सीमावर्ती शहर तक किया जाएगा। इस परियोजना में 3 रोड अंडरब्रिज और 9 रोड ओवरब्रिज शामिल हैं। ये परियोजना सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बारामूला और उरी तहसीलों में सीमा के पास प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान हैं। गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में आजकल भादरवी महाकुंभ मेले की धूम है। आस्था और भक्ति के इस मेले में हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को अंबाजी धाम में दर्शन पूजन के साथ शानदार ड्रोन शो देखने को मिल रहा है। यहाँ 400 ड्रोन से आसमान में मनमोहक नजारा पेश किया। सैकड़ों ड्रोन की वजह से पूरा आसमान जगमगा उठा। सैकड़ों ड्रोन के जरिए मां अम्बे अंबाजी मंदिर और कासोली घंटा की प्रतीकात्मक तस्वीरें बनाई गईं। इस शो में तकनीक और आध्यात्मिकता के मेलजोल के अद्भुत नजारे को देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुक्रवार को सेंसेक्स 7 अंक फिसल कर 80,711 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 7 अंक ऊपर चढ़ा, ये 24,741 पर आ गया। सोने की कीमतों में उछाल जारी है। शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 900 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,06,970 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1,25,600 रुपए पर स्थिर रही। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 15 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 27 पैसे हो गई। इलॉन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी वाई मॉडल की पहली डिलीवरी की। इसके पहले खरीदार महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक बने। उन्होंने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला के नए शोरूम से मॉडल वाई की पहली डिलीवरी ली। इस मौके पर प्रताप सरनाइक ने कहा कि उनका मकसद लोगों, खासकर युवाओं में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। करीब 60 से 68 लाख रुपए कीमत वाली ये गाड़ी 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। ये कार सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज देती है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। खाना घर में बना हो या फिर किसी रेस्टोरेंट या होटल में, अगर वो बच जाता है, ऐसे में वो ज़ाया ना हो, उसका सही जगह इस्तेमाल किया जाए, इसी सोच को लेकर एक अच्छी पहल हो रही है। दिल्ली में रेस्टोरेंट का बचा हुआ खाना अब बेजुबानों का निवाला बन रहा है। 2 संस्थाओं ने मिलकर डॉग्स का पेट भरने का बीड़ा उठाया है। एक तो नहीं, यहाँ दर्जनों स्ट्रे डॉग्स को एक साथ खाना खिलाने का इंतजाम है। दिल्ली के 2 संस्थानों ने मिलकर इन डॉग्स का पेट भरने का बीड़ा उठाया है। रेस्टोरेंट में बचा हुआ खाना अक्सर फेंक दिया जाता है, लेकिन नेबरहुड वुल्फ संस्था रेस्टोरेंट के बचे हुए खाने से ही इन डॉग्स का पेट भर रही है। यहाँ डॉग्स के लिए खास किचन है। यहाँ रेस्टोरेंट से आए बचे हुए खाने को डॉग्स के लिए तैयार किया जाता है। नेबरहुड वुल्फ्स में स्ट्रे डॉग्स के खाने पीने के साथ साथ इनके वैक्सीनेशन का भी ख्याल रखा जाता है। ये एक स्टेरिलाइजेशन सेंटर है। हम यहाँ पे डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के लिए पकड़ते हैं। एंड खाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर, बिकॉज ज़्यादातर इनफैक्ट ये एक जोक है कि हम जब कुत्ते पकड़ने जाते हैं, दूर से कुत्तों को पता चल जाता है, अरे ये तो पकड़ने वाले आए हैं, और भाग जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं। तो फूड इज़ अ ग्रेट वे टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन। और दूसरी बात, जो हमारे साथ केयर गिवर्स और फीडर्स जो सड़क पे खिलाते हैं, उनके खाना खिलाने की वजह से सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या हमें पता चल जाती है, कुत्तों की कितने हैं। कुत्ते वहाँ पे पास में आते हैं तो हम उनका
क्लिप्ड ईयर देख पाते हैं कि स्टेरिलाइज्ड है कि नहीं, उससे वैक्सीनेशन भी पता चल जाता है। कैफे दिल्ली हाइट्स भी उन रेस्टोरेंट में शामिल है जहां का बचा हुआ खाना डॉग्स के लिए भेजा जाता है। जो बचा हुआ खाना ज्यादातर जगहों पर फेंक दिया जाता है, वही खाना इन बेजुबानों के काम आ रहा है। जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं वो खाना ऑर्डर करते हैं, बट सबका कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो जो भी वेस्ट होता है उनका फूड, जैसे ब्रेड हो गया, राइस हो गया, कोई करीज होती हैं, तो उनको हम लोग डस्टबिन में नहीं डालते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई खाना रीपर्पस हो सकता है तो क्यों ना करें। तो हम उसको लेते हैं, हम एक कंटेनर होता है उसमें सब कुछ डालते हैं। सारे टाइप का वेस्ट आप देख लो, जैसे राइस है, पोटैटोज़ हैं, ब्रेड है, इसको यहाँ पे डालते हैं। और शेफ़ बहुत केयरफुल होते हैं कि किस टाइप का वेस्ट डालना चाहिए। जैसे अगर आप देखो मीठा है कुछ, या कोई वेजिटेबल पील है, या कभी कोई प्लास्टिक आ जाता है, तो ये सब हम देखते हैं, सेग्रीगेट करते हैं कि ये सब ना आए। और उसमें हमारे शेफ़ कैफेटेरिया के मतलब बहुत ध्यान से पूरा करते हैं। अब कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट इस मॉडल को अपनाकर इस पहल का हिस्सा बने। कोशिश ये भी की जा रही है कि कैंसिल हुए ऑनलाइन फूड ऑर्डर भी इन बेजुबानों का सहारा बन सके। खाना एक ऐसी चीज़ है, जब इनको खाना दिया जाता है तो इनका एक भरोसा जो है वो इन लोगों पर बनता है, और तभी ये लोग जो ये जितने भी स्ट्रे डॉग्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वैक्सीनेशन के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए खुद ब खुद आ जाते हैं। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। अब न्यूज़ वक्त में बात शिक्षकों की, जो कि बच्चों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छात्रों की शैक्षिक यात्रा में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी सीखने की इस यात्रा में शिक्षकों का मार्गदर्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज शिक्षक दिवस पर कुछ ऐसे शिक्षकों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अहम योगदान दे रहे हैं। किसी बच्चे के जीवन में शिक्षक एक ऐसा शिल्पकार होता है जो अपने ज्ञान, धैर्य, प्यार और देखभाल से उसके भविष्य को आकार देता है। शिक्षा बच्चों को समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाती है, तो वहीं शिक्षक बच्चों के शिल्पी के रूप में काम करते हैं। हमारे समाज और देश में कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रति खुद को समर्पित कर रखा है। अब इन्हें देखिए, ये खुद भी देख नहीं सकते, लेकिन ये उन बच्चों का जीवन संवारने में जुटे हैं जो अपनी आंखों से दुनिया को देख नहीं सकते। प्रयागराज के राज्य विशिष्ट विद्यालय के टीचर अमित कुमार यादव ने खुद को इन बच्चों के लिए समर्पित कर रखा है। कभी इन्होंने अपनी खुली आंखों से कुछ और पढ़ने का सपना देखा था, लेकिन 8 साल के होते होते इनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन इन्होंने नियति के आगे हथियार डालने के बदले संघर्ष करने की ठानी और पढ़ लिख कर आज इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं बचपन में चाहता मैं डॉक्टर बनूं, और डॉक्टर बन करके उनका इलाज करूं जो गरीब हैं, गरीबों के लिए। कम से कम एक हफ्ते में दो दवा मैं फ्री में करूँगा, मैं सोचा था। पर जब मैं ब्लाइंड हो गया तो फिर थोड़ी सपना टूट गई। फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं ब्लाइंड हो गया, फिर मैं टीचर बनूंगा, और टीचर बन के उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो बच्चे देख ना पाते। हिंदी और इतिहास से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अमित ने मास्टर डिग्री हासिल की। इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्हें जॉब करने का मौका भी मिला, लेकिन इन्होंने उसे छोड़कर अपने ही जैसे न देख पाने वाले बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया ताकि उनका जीवन संवार सके, और अब प्रयागराज के राज्य विशिष्ट विद्यालय में बतौर शिक्षक ऐसा ही कर रहे हैं। हम उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। उन बच्चों को मैं मुख्य धारा जोड़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी बच्चे आगे चल के मतलब ये न कहें कि हम समाज के लिए बेकार हैं। अमित हर तरह से इन बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें और भविष्य में इन्हें किसी का मोहताज न बनना पड़े। शिक्षक की नौकरी एक त्याग भरी नौकरी होती है। ऐसा ही त्याग की भावना प्रयागराज के एक विद्यालय में नज़र आ रहा है, जहाँ पर ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं। सबसे खास बात, इस ब्लाइंड बच्चों के टीचर भी खुद ब्लाइंड है, क्योंकि ये 8 साल की उम्र में अपनी आँख की रोशनी को गवा दिया, और ऐसे में इनके पास एक ही माध्यम था, शिक्षा। इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। अब उन बच्चों का ये भविष्य संवार रहे हैं जो बच्चे ब्लाइंड हैं। 4, 5,
अब आपको नक्सल प्रभावित इलाके की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां बच्चों का भविष्य संवारने के लिए टीचर हर तरह का जतन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौसम कैसा भी हो, ये शिक्षा की अलग जगाने पहुंचते जरूर हैं। बस्तर के जंगलों में कुछ युवा बिना सुरक्षा, बिना स्थायी नौकरी और न्यूनतम वेतन मिलने पर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन्हें शिक्षा दूत कहा जाता है। जबकि नक्सली इन्हें सरकारी एजेंट समझते हैं, लेकिन ये अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगते। ये वो शिक्षा दूत है जो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों पर लगातार शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। आज हम बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में भैरमगढ़ के मठपाल के स्कूल आए हुए हैं, जहां पर 3 से 4 शिक्षा दूत इकट्ठे हैं। 2005-6 के सलवा जुड़ूम आंदोलन को लेकर बस्तर में गांव के गांव खाली हो गए और एक पूरी पीढ़ी 15 से 20 साल तक शिक्षा से वंचित रही। 2020 के बाद बंद पड़े स्कूलों में सरकार ने पढ़े लिखे स्थानीय युवाओं को अस्थायी तौर पर बतौर शिक्षा दूत रखा, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कि हम अंदरूनी क्षेत्र में पढ़ाते हैं, जहां आने जाने के लिए दिक्कत है। हमको मतलब पूरा सुविधा वहाँ स्कूल तक का मध्याह्न भोजन तक का पहुंचाने के लिए हमको बहुत दिक्कत है। उसके बावजूद भी हम शिक्षा को संचालित कर रहे हैं। शिक्षक दिवस पर अब आपको एक ऐसे गांव लेकर चलते हैं जिसकी पहचान सबसे ज्यादा शिक्षकों वाले गांव के तौर पर है। यह है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का सिंहपुर गांव, जिसे सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि शिक्षा की धरती कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शिक्षक बनना पेशा नहीं बल्कि एक परंपरा और समाज सेवा के संकल्प की तरह है। इस गांव की आबादी 5000 के करीब है, जिनमें से करीब 500 लोग शिक्षक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए इस गांव के 5 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो शिक्षा का स्तर यहाँ जितनी भी संस्थाएं आज भी चल रही हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल हो या कन्याशाला हो या विवेक बाल विहार हो या हाई स्कूल हो या न्यू जनरेशन स्कूल हो, तो सब में शिक्षा बहुत अच्छी शिक्षा में विशेष महत्व दिया जाता है। हमको राष्ट्रपति पुरस्कार सन 1995-96 मिला। सिंहपुर गांव का ये वही स्कूल है जहां शिक्षा पाकर कई लोग आज यहीं बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 2013 से ही मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर मेरे ताऊ जी ने, मेरे बाबूजी ने, मेरे नाना जी, नानी, मौसी सभी ने मुझे यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ाया है। तो कहना चाहिए कि इस स्कूल में ना हेरिडिटी है, हेरिडिटी में चला, पूरे इस गांव में हेरिडिटी है। मतलब टीचर किसी के कोई ना कोई टीचर है यहाँ पर। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे अधिकांश घरों में आपको शिक्षक मिलेंगे, लगभग। और इसके पीछे में एक सबसे बड़ा कारण यहाँ का ये मानता हूँ कि यहाँ की बुनियादी शिक्षा, जब ये बुनियादी शाला, सबसे पहले यहाँ बुनियादी शाला थी, तो वहाँ पे जो अनुशासन की, जो शिक्षकों ने पढ़ाई की जो बुनियाद रखी, वो आज भी कायम है। देश का भविष्य संवारने में शिक्षक जो भूमिका निभा रहे हैं, उसी के सम्मान में ओडिशा के पुरी के तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट ने अपनी ये विशेष कृति पेश की है। प्रयागराज से आनंद राज, बस्तर से रौनक शिवहरे और नरसिंहपुर से अनुज ममार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक ऐसे किसान का जिक्र करेंगे जो खुद तो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। पिछले दिनों उनके गांव का एक सरकारी स्कूल गिर गया, तो उन्होंने अपना घर स्कूल चलाने के लिए दे दिया और खुद परिवार समेत झोपड़ी में रहने लगे। मिसाल पेश करने वाली ये कहानी राजस्थान के झालावाड़ की है। इस तस्वीर की तासीर कुछ अलग ही है। जिस जगह ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो दरअसल एक किसान का घर है और इस घर में रहने वाला किसान फिलहाल इस झोपड़ी में रह रहा है। हुआ ये कि कुछ वक्त पहले झालावाड़ के पीपलोडी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे के बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि इस गांव के बच्चे पढ़ेंगे कहां? तब सामने आए गांव के किसान मोर सिंह, जिन्होंने अपना पुश्तैनी घर स्कूल के लिए दे दिया और अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ तिरपाल के इस अस्थायी झोपड़ी में रहने चले आए। मोर सिंह का ये घर फिलहाल शिक्षा का मंदिर बना हुआ है। इस घर में 2 कमरे हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ने की ललक ने इन छोटे से 2 कमरों को भी बड़ा बना दिया। मोर सिंह खुद कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन चाहते हैं कि उनका गांव शिक्षा से वंचित न रह जाए।
इसलिए जब पहले दिन उनके घर में अस्थायी पाठशाला लगी तो बच्चों का स्वागत मालाओं से किया गया। बच्चों की दावत हुई। आपको कोई समस्या तो नहीं? अगर यहाँ 2 साल 5 साल अगर स्कूल चले तो आप किसी इच्छा से दे रहे हो? आप मेरी इच्छा से। पढ़ाई के प्रति कैसा लग रहा है माहौल? बहुत बढ़िया चल रहे हैं। बच्चे विद्यालय आएंगे? आएंगे सब। मोर सिंह ने न केवल अपने घर के दरवाजे स्कूल के लिए खोले, बल्कि जिस तरह दिल खोलकर बच्चों का स्वागत किया, उसने उन्हें आज गांव का हीरो बना दिया है। सरकारी स्कूल गिर जाने के बाद बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, इसके लिए खुद मोर सिंह ने पंचायत से संपर्क किया और उन्हें अपने घर में स्कूल चलाने के लिए मना लिया और खुद परिवार के 8 सदस्यों के साथ वो इस झोपड़ी में रहने चले आए। उनकी इसी नेकदिली के लिए 15 अगस्त को प्रशासन ने उन्हें सम्मानित भी किया। झालावाड़ के पीप लोधी गांव में ज्यादातर आबादी आदिवासी समुदाय की है। शिक्षा इस गांव के लिए कितनी जरूरी है, ये मोर सिंह बखूबी जानते हैं। उन्हें पता है कि सरकारी स्कूल की इमारत के दोबारा बनने में अभी वक्त लगेगा। लिहाजा वो बच्चों की शिक्षा के लिए हर कुर्बानी को तैयार है। आज मोर सिंह इस झोपड़ी में रह रहे हैं और उनका खुद का घर गांव की पाठशाला बना हुआ है। झालावाड़ से फिरोज अहमद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।